नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लास्ट वीडियो लेक्चर में यानी हमारा पॉलिटी सब्जेक्ट के अंतर्गत 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं भारत के संवैधानिक इतिहास से। तो दोस्तों आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं, भारत का संवैधानिक इतिहास। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था 1853 का चार्टर अधिनियम, उसके बाद में अधिनियम आता है 1858 का अधिनियम। दोस्तों 1853 के बाद में दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारत में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होता है, 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति के बाद में तुरंत बाद में अंग्रेजों ने एक अधिनियम पारित किया था जिसे कहते हैं 1858 का अधिनियम। दोस्तों तो आइए दोस्तों हेडिंग डालिए, यानी हम भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ रहे थे। दोस्तों अगर आपने पिछले वाले वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो दोस्तों सबसे पहले वही दोनों वीडियो लेक्चर देखें, तब जाकर आप इस वीडियो को देखें। क्योंकि आप अगर किसी भी सब्जेक्ट को कर्मागत या कर्मानुसार नहीं पढ़ते हैं तो दोस्तों कोई कितना भी अच्छा टीचर हो वह आपको शायद उतना नहीं समझा पाएगा जो वह समझाना चाहता है। मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं आपको पॉलिटी में A to Z तक बताने का प्रयास करूं। तो आइए दोस्तों हेडिंग डालिए 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम है दोस्तों। 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत दोस्तों क्या क्या प्रावधान किए गए। तो पहली बात तो आपको यही ध्यान रखनी है दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया कि 1853 के बाद यानी अंग्रेजों 1853 के बाद में अंग्रेजों की भी बहुत सारी शिकायतें हुई और उसी का परिणाम ये निकल कर आया कि भारत में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हो जाता है। 1857 की क्रांति हो जाती है दोस्तों। अब जैसे दोस्तों क्रांति हुई 1857 की, तो क्रांति के बाद में अंग्रेजों के द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया और उसी अधिनियम का नाम है भारत शासन अधिनियम 1858। तो अंग्रेजों ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी से, यानी अब तक ये मान लीजिए इंग्लैंड है, ये भारत है, ये यानी इंडिया है और ये इंग्लैंड है। अब तक जो नियम बना रहे थे ना दोस्तों, यानी अब तक शासन का जो संचालन किया जा रहा था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन पहली बार अंग्रेजों यानी पूरा का पूरा भारत अब किसके अधीन हो जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन हो जाएगा। दोस्तों ये कभी आज तक सवाल इस तरह बना नहीं है। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अधीन भारत प्रत्यक्ष रूप से कब आया था। तो आप अगर ये प्रश्न पूछा गया था ना दोस्तों, तो सभी 1700 हो सकता है 73 बार रेगुलेटिंग एक्ट उत्तर देकर आए, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से 1858 के अधिनियम में माना जाएगा। क्योंकि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है वह किसके द्वारा, यानी लागू तो ब्रिटिश सरकार ने किया था, लेकिन उसका शासन का संचालन कौन करवा रही थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जो भी नियम बनाए जाएंगे इसके द्वारा बनाए जाएंगे, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। अब तक क्या कर रही थी ब्रिटिश पार्लियामेंट, उनको 20 वर्षों का अधिकार पत्र दे दी थी और वो अपनी मर्जी से शासन कर रहे थे। तो पहली विशेषता तो इसकी दोस्तों यही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन समाप्त हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त हुआ दोस्तों, भारत में समाप्त कर दिया गया। और दूसरा प्रावधान क्या किया गया दोस्तों, भारत की शासन व्यवस्था को ब्रिटिश ऑप्शन में चाहे संसद आए दोस्तों, चाहे ब्रिटिश महारानी आए, दोनों एक ही बात है। ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश महारानी ने अपने सीधे नियंत्रण में ले लिया, दोस्तों। तो पहली विशेषता तो दोस्तों ये थी। अब एक कॉमन सा सवाल पूछा जाता है दोस्तों कि हम अंग्रेजों के गुलाम कितने वर्ष रहे, तो सभी का उत्तर आता है सर 200 वर्ष। तो 200 वर्ष का आंकड़ा, एग्जिट आंकड़ा आया कहां से, वो सब देखना दोस्तों। यानी अंग्रेजों ने एक युद्ध लड़ा था 1757 का, और उसके बाद में एक अधिनियम आया था दोस्तों जिसका नाम है 1858 का अधिनियम। और 1858 के बाद में हमें स्वतंत्रता कब मिली, 1947। दोस्तों ध्यान रखना 1757
से लेकर 1858 के बीच में लगभग 101 वर्षों का कार्यकाल है। और इन्हीं 101 वर्षों के बीच में जिस कंपनी ने भारत पर शासन किया था उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। लेकिन 1858 के बाद में दोस्तों किसका नियंत्रण हो गया था? तो 1858 के बाद में और 1947 के बीच में लगभग 190 वर्षों का, या लगभग पूरा 190 है लेकिन लगभग 200 वर्षों का अंतर आ जाता है। तो 200 वर्षों का जो हम गुलाम थे, यानी हमारे लिए जो 200 वर्ष शब्द प्रयुक्त होता है वो यहां से आंकड़ा आता है दोस्तों। तो अब दोस्तों यहां से एक प्रश्न बन सकता है। अब प्रश्न आज तक दोस्तों मैं ये कह रहा हूं कभी पूछा नहीं गया एग्जामिनर की 100 निश्चित भविष्य में, निकट भविष्य में इस प्रश्न को जरूर पूछा जाएगा। और प्रश्न दोस्तों नोट कर लेना, ब्रिटिश शासन व्यवस्था की, ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अधीन भारत प्रत्यक्ष रूप से, भारत 1858 में प्रत्यक्ष रूप से आया। यानी ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अधीन भारत प्रत्यक्ष रूप से कब आया? तो 1858 के अधिनियम में आया था दोस्तों, ये बात याद रख लेना। इससे पहले अप्रत्यक्ष रूप से था। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी शासन संचालित कर रही थी। और क्या विशेषता है दोस्तों इस अधिनियम की? तो आपने एक नाम सुना होगा, यानी 1857 की जैसे ही देश में क्रांति हुई तो इस समय का जो भारत था ना दोस्तों, यानी अगर भारत का मैप बनाकर समझाना चाहे ये भारत का मैप है। इसमें से कुछ ऐसे प्रांत थे जिन पर किनका शासन था दोस्तों? तो जिन पर राजाओं का शासन था। और कुछ ऐसे प्रांत थे जैसे बंगाल पर सबसे पहले कब्जा हुआ, तो अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण कहा था? तो बंगाल पर था। भी बंगाल है, मद्रास है, बॉम्बे है, जो भी है, तो ये अंग्रेजों वाला भारत था। यानी इस पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण किसका था? तो इस पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण किसका हो जाएगा? अभी अंग्रेजों का हो जाएगा दोस्तों। तो इस समय तक भारत भी कितने प्रकार का था? तो दो प्रकार का भारत था दोस्तों। इस अंग्रेजों वाले भारत को या तो अंग्रेजी भारत कहते थे या ब्रिटिश भारत का नाम से पुकारा जाता था। ब्रिटिश भारत। इस राजा महाराजाओं वाले भारत को नाम दिया जाता था दोस्तों देसी भारत, यानी देसी रियासतों वाला भारत, देसी भारत। अब आपसे दोस्तों दो सवाल पूछ रहा हूं, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर देना दोस्तों। इस समय ब्रिटिश जो भारत था ना उसके ध्वज का रंग कैसा था, जबकि देसी भारत के ध्वज का रंग कैसा था, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आपको पता है तो। एक बार यूपीएससी ने पूछा था दोस्तों, आप देखते हैं कितना पेपर देखते हैं यूपीएससी के ओल्ड पेपर्स, तो एक जरूर बताना दोस्तों कमेंट कर रहे हैं तो मैं आपका कमेंट जरूर देखूंगा। यानी इस समय का जो भारत था वो दो भागों में बंटा हुआ था और एक भाग था ब्रिटिश भारत, एक भाग था देसी भारत। अब मैं इन सब की चर्चा क्यों कर रहा हूं? तो दोस्तों आपने नाम सुना होगा कि 1858 के अधिनियम के द्वारा हमने एक नया पद सर्जित कर दिया था। उस पद का नाम क्या था? तो वायसराय था। दोस्तों ये बात ही गलत है सिरे से, क्योंकि इस समय जो पद था ना, अंग्रेज बहुत चालाक थे। अंग्रेजों ने गवर्नर जनरल का जो पद था उसी का नाम बदल कर दिया गया था वायसराय। और वायसराय कहां प्रयुक्त होता था दोस्तों? तो वायसराय कहां प्रयुक्त होता था? तो वायसराय यहां प्रयुक्त होगा जबकि अंग्रेजों वाले भारत में अभी भी क्या नाम रहेगा? तो गवर्नर जनरल ही रहेगा। यानी गवर्नर जनरल का ही नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो वायसराय कर दिया गया था। लेकिन वायसराय कहां कहां कहा जाता था? तो देसी वाले भारत में कहा जाता था। तो आप ये लिख सकते हैं कि गवर्नर जनरल के पद का नाम वायसराय कर दिया गया था, जबकि नया पद कोई सर्जित नहीं हो रहा है। नया पद, ये लाइन ही गलत लिख दी किसी ने। तो आई होप मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो आपको समझ में आ गया होगा। यानी हम ये लाइन लिख सकते हैं, ये इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था कि गवर्नर जनरल के पद का नाम गवर्नर
जनरल के पद का नाम वायसराय कर दिया। अब दोस्तों मैंने आपको तीन चीजें बताई थी। एक तो प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर बताया था वॉरेन हेस्टिंग। एक भारत का बताया था, भारत का कौन था तो विलियम बेंटिक था। अब भारत का प्रथम वायसराय आएगा दोस्तों, तो ये था प्रथम वायसराय। इस समय प्रथम वायसराय कौन था तो ध्यान रखना दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग था। कुछ किताबें ये भी लिख देती है तो वो भी सही है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल किसे कहेंगे, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल किसे कहेंगे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को। लेकिन ये बात गलत है दोस्तों, किताबों में लिख रखा है इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि आगे चलकर हम देखेंगे दोस्तों जब बंगाल का विभाजन होगा तो हमारी किताबों में ये लिख रखा है कि बंगाल के विभाजन के समय भारत का वाइस गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड कर्जन था दोस्तों। तो फिर हम वहां क्या क्यों शब्द यूज करते हैं, भारत का वायसराय क्यों नहीं यूज करते, वहां वायसराय इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि बंगाल किनका प्रांत है, अंग्रेजों का प्रांत है। तो यही बात मैंने बताने का प्रयास किया है, यानी ब्रिटिश भारत में वायस गवर्नर को गवर्नर जनरल ही कहा जाता था, जबकि देशी वाले भारत में ना वायसराय कहा गया था, यानी नाम बदल दिया और कुछ नहीं किया, मूर्ख बनाया मैं। और इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया दोस्तों, तो और इस अधिनियम के द्वारा एक और चीज की गई थी भारत मामलों के विभाग के लिए। भारत मामलों के विभाग के लिए भारत सचिव या भारत मंत्री इस पद का सर्जन जरूर हुआ था, पद का सर्जन। और भारत सचिव पर बैठने वाला प्रथम व्यक्ति था दोस्तों लॉर्ड स्टैनले। लॉर्ड स्टैनले प्रथम भारत सचिव था, लेकिन कुछ किताबों में वुड भी लिखा है दोस्तों। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो वुड सही रहेगा, अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन में आ रहा है तो आप किसी को भी प्राथमिकता दे सकते हैं। दोबारा से सुन लेना, यानी इस अधिनियम के द्वारा क्या प्रावधान किया गया, तो इस अधिनियम के द्वारा प्रावधान यह किया गया कि भारत मामलों यानी इंग्लैंड, ये मान लीजिए इंग्लैंड ये भारत है, या भारत की देखरेख के लिए इंग्लैंड में एक विभाग बनाया गया था, यानी वो बैठा कहां था, इंग्लैंड में बैठकर हमारे पैसे खा रहा था, इंग्लैंड में बैठकर यानी पूरे भारत की निगरानी रख रहा था। और उसी भारत मामलों के लिए भारत सचिव या भारत मंत्री का पद का नया पद का सर्जन किया जाता है। उस पद पर बैठने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो उस पद पर बैठने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम था लॉर्ड स्टैनले। कुछ किताबें वुड को भी मानती है, अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो दोस्तों वुड को आप प्राथमिकता देंगे, वुड सही माना जाएगा। अगर दोनों में से कोई एक है तो आप उत्तर लगा सकते हैं। अब दोस्तों ये था भारत शासन अधिनियम 1858। तो आई होप आपको इसकी पूरी डिटेल्स यानी व्याख्या समझ में आ गई होगी। इसके बाद में दोस्तों एक अधिनियम आता है जिसका नाम है 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम। 1909 का भारत शासन अधिनियम भी कह सकते हैं, 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम भी कह सकते हैं। अब मार्ले मिंटो अधिनियम क्यों कहा जाता है दोस्तों, इस समय जो मार्ले था ना, यानी मार्ले नाम लॉर्ड मार्ले था, वो भारत सचिव के पद पर बैठा हुआ था। और जो मिंटो था ना दोस्तों, मिंटो था इस समय गवर्नर जनरल। अब देखो दोस्तों मैं गवर्नर जनरल शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं आप बताइए, कि वायसराय कहा जाए या गवर्नर जनरल। आप सभी कहेंगे सर वायसराय आपने अभी तो बताया 1858 के बाद में, यानी एक्ट के बाद में 1858 के अधिनियम के बाद में गवर्नर जनरल के पद का नाम क्या कर दिया, वायसराय। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों जो भी नियम एवं कानून जो बन रहे थे ना, वो देसी भारत के लिए नहीं बन रहे हैं, वो सब के सब ब्रिटिश भारत के लिए बन रहे हैं। और ब्रिटिश भारत में इस पद का नाम अभी भी गवर्नर जनरल था, वो देसी भारत में बदला गया था, वायसराय वहां कर दिया गया था। यानी इस समय लॉर्ड मार्ले भारत सचिव था और मिंटो गवर्नर जनरल था दोस्तों। इस अधिनियम की एकमात्र विशेषता है दोस्तों, और वही बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। अगर इस अधिनियम से पढ़ने से, यानी इस अधिनियम को अच्छे से पढ़ना है पूरा डिटेल से, तो दोस्तों इस अधिनियम के पूर्व में कुछ घटनाएं होती है, वो मैं उन घटनाओं से वाकिफ करवाता हूं। दोस्तों इस समय
यानी अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण किस पर था? तो बंगाल पर था। और आप सभी जानते हैं कि जितने भी आज तक बड़े क्रांतिकारी हुए हैं उन सबका संबंध कहां से रहा है? बंगाल। तो अंग्रेजों के लिए नासूर बन रहा था ये बंगाल, क्योंकि बंगाल में आए दिन क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी, आए दिन कोई ना कोई अंग्रेज मारा जा रहा था। इसलिए अंग्रेज चाहते थे बंगाल का सॉल्यूशन किसी ना किसी तरीके से। और इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? बार बार गवर्नर जनरल आ रहा है, तो आप ये मत कह देना कि सर आप गलत बता रहे हो, वाइसराय नहीं होगा, क्योंकि जो भी अधिनियम बन रहे हैं वो किसके लिए बन रहे हैं? तो वो ब्रिटिश भारत के लिए बन रहे हैं, देसी भारत के लिए। और बंगाल एक ब्रिटिश भारत का, यानी ब्रिटिश भारत का एक प्रांत था दोस्तों, यानी राज्य कह सकते हैं। तो लॉर्ड कर्जन इस समय था। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया दोस्तों? 1905 में बंग भंग कर दिया। बंग भंग यानी बंगाल का विभाजन कर दिया दोस्तों। अब लॉर्ड कर्जन से यह पूछा गया कि तूने बंगाल का विभाजन का आधार क्या है? तो दोस्तों इसने बंगाल का विभाजन यह बताया कि बंगाल भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ी इकाई है, इसलिए हमें प्रशासन चलाने में बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही है, इसलिए हम इसको दो भागों में बांट रहे हैं। जबकि यह इनकी कूटनीति का परिणाम था। और बंगाल का विभाजन धार्मिकता के आधार पर किया गया था। बंगाल का दो टुकड़े किए गए थे, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल जो वर्तमान में पश्चिमी बंगाल है, पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश। बांग्लादेश की यानी पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका बना दी गई थी, और पश्चिमी बंगाल की राजधानी क्या बना गई? कलकत्ता। कलकत्ता में यानी पश्चिमी बंगाल में हिंदू बहुल थे, तो वहीं पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुल थे। यानी इसने जो आधार बताया था वह आधार इनका कतई नहीं था। इन्होंने फूट डालो राज करो की नीति जो अपनाई थी वो यहीं से अपनाई थी, यानी हमारे बीच में फूट डाल दी, हिंदू और मुस्लिम करके हमें लड़ाया गया था। तो 1905 में बंग भंग हो गया दोस्तों। 1906 में एक और घटना घट जाती है। 1906 में, अब देखो दोस्तों, बंगाल में आप सभी जानते हैं सांप्रदायिक दंगे भी फैले थे। सांप्रदायिक दंगे फैले तो अंग्रेजों का हमेशा ही कांग्रेस के प्रति रुख, यानी कांग्रेस को हिंदुओं की संस्था कहा था अंग्रेजों ने। तो इसीलिए अंग्रेज ये चाह रहे थे कि मुसलमानों का भी प्रतिनिधित्व बढ़े, इसलिए इन्होंने 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी। बंगाल का आगा मुस्लिम लीग, यानी 1909 के अधिनियम से पूर्व की घटनाएं हैं, 1909 के अधिनियम से जुड़ेगी। 1905 में बंग भंग करवाया, यानी बंगाल का विभाजन हो गया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी। और आप सभी जानते हैं 1909 का कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था दोस्तों, वर्ष 1907 में। और ये अधिवेशन हुआ था सूरत अधिवेशन बोलते हैं इसे, सूरत की फूट कहा जाता है। यहां अध्यक्ष पद को लेकर, यानी आपने नाम सुना होगा उग्रवादी और उग्रवादी विचारधारा के और नरमपंथी ये चाह रहे थे कि रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया जाए कांग्रेस का, जबकि ये चाह रहे थे कि लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक को बनाना चाहते थे। तो यानी अध्यक्ष पद के विवाद को लेकर इनके बीच में मतभेद हो गया और यहां कांग्रेस के बीच में फूट पड़ जाती है। इसे सूरत के अधिवेशन कहा जाता है। तो ये बंगाल यानी मार्ली मिंटो अधिनियम से पहले इन्होंने इतनी घटनाओं को अंजाम दे दिया, इससे पूरे देश में हलचल माहौल पैदा हो जाता है। तत्कालीन भारत सचिव था मिंटो ने, यानी मुस्लिम लीग की जब स्थापना हुई, तो मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद जो सांप्रदायिक मुस्लिम लीग के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी 1909 के अधिनियम में, तब भारत सचिव के पद पर था मार्ले। तो मार्ले ने मिंटो को पत्र लिखकर कहा था कि जो हम ये कर रहे हैं यह सही नहीं है। तब मिंटो का कथन है कि हम नागदंत के वो बीज बो रहे हैं, मार्ले का कथन है कि हम नागदंत के वो बीज बो रहे हैं जिनकी फसल भविष्य में कड़वी होगी, आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। लेकिन इस समय मिंटो भारत का गवर्नर जनरल था, उसने इस अधिनियम में जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी उसको लागू कर दिया। अब दोस्तों इस अधिनियम की विशेषता, यानी ये इससे जुड़ी हुई चीजें थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। हालांकि इनका सबका हिस्ट्री में पढ़ा जाता है। तो इसकी पहली विशेषता क्या है दोस्तों? तो पहली विशेषता ये है, भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली स्थापित की गई। जो केवल किसके लिए थी? जो केवल मुसलमानों के लिए थी।
अब ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली होती क्या है अभी चर्चा करूंगा दोस्तों। एक नोट लगाकर लिखना चाहो तो लिख लेना दोस्तों, नोट। इस अधिनियम के में सांप्रदायिक, भारत में सांप्रदायिकता की वैधानिक शुरुआत यहीं से होती है। भारत में सांप्रदायिकता की वैधानिक शुरुआत तो इसी अधिनियम से हुई थी। और ध्यान रखना, के.एम. मुंशी ने इस अधिनियम के बारे में कमेंट कहा था। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने एक कमेंट पास किया था, और कमेंट क्या है, इस अधिनियम ने भारत में उभरते हुए लोकतंत्र को ही मार दिया, लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। यानी जो भारत में उभरता हुआ लोकतंत्र था, उभरते हुए लोकतंत्र को समाप्त करने का काम किसने कर दिया था, तो मार्लियामेंटो के अधिनियम ने कर दिया था, जिसकी प्रणाली थी भारत में निर्वाचन प्रणाली, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। अब दोस्तों आपने एक शब्द सुना होगा, आरक्षण। हालांकि मैं आरक्षण पर कोई, रिजर्वेशन पर कोई बात नहीं करूंगा, ये अच्छा है बुरा है वो बाद की बातें। होता क्या है आरक्षण, ये राजनीतिक आरक्षण होता क्या है, इस पर चर्चा करूं दोस्तों। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं। राजस्थान में बीकानेर, गंगानगर, मान लीजिए गंगानगर से बिलोंग करता हूं मैं। गंगानगर विधानसभा क्षेत्र, यानी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी संसद में जो कौन जाते हैं भाई संसद में, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी जाते हैं। एमपी जो जाते हैं, तो गंगानगर में ये प्रावधान है कि जो एमपी है ना, वो किस सीट से रिजर्व है, वो एससी से। यानी यहां पर कौन कितने समुदाय के लोग रहते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सीट किसको मिलेगी तो वो एससी वाले को ही मिलेगी। लेकिन क्या यहां पर ऐसा प्रावधान है क्या कि यहां पर वोट सिर्फ एससी वाला देगा, तो ये प्रावधान नहीं है दोस्तों। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का मतलब होता है किसी विशेष दल को ही यह अधिकार देना कि वोट सिर्फ आप ही दे सकते हैं, आपको ही यह अधिकार होगा और किसी को यह अधिकार नहीं होगा, चाहे वहां कोई भी लोग रह रहे हो। यानी आरक्षण क्या है वो अलग मुद्दा है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या है तो वो अलग थी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का मतलब था केवल और केवल चुने हुए क्षेत्र थे, इस समय जो भी चुनाव हो रहे थे चुने हुए लोगों को, बहुत चुने हुए क्षेत्र थे, इन चुने हुए क्षेत्र में भी वोट देने का अधिकार किसको था, तो सिर्फ और सिर्फ किनको था, मुसलमानों का था। तो ये थी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दोस्तों। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किसके लिए थी, मुसलमानों के लिए थी। भारत में सांप्रदायिकता की वैधानिक शुरुआत होती है, और के.एम. मुंशी का जो कमेंट है दोस्तों वो याद रख लेना। के.एम. मुंशी ने ये कहा था कि भारत में उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या कर दी थी किस अधिनियम ने, तो मार्लियामेंटो अधिनियम। मार्लियामेंटो अधिनियम को ही दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1909 कहते हैं। तो दोस्तों मैंने आज आपको 2 अधिनियम पढ़ाए। आपको यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ में शेयर जरूर करना, लाइक शेयर कमेंट तो आप करना ही करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।